लास्ट क्लास में हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस किया था ना, उसका बोर्ड एग्जाम का एक बचा है बोला था मैंने, डेविसन गेर्मर एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ 12th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए 3 मार्क्स क्वेश्चन था। डेविसन गेर्मर एक्सपेरिमेंट बोर्ड एग्जाम का 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, तो एमसीक्यूज के लिए करने का जरूरत नहीं। एमसीक्यूज इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। मगर इसका रिलेटेड क्वेश्चंस, इसका रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट में जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जैसा बताएगा अपने को। तो आज पूरा क्लास इसके ऊपर ही रहेगा, तो इससे ड्यूअल नेचर अपने को खत्म हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम्स बचा है तो प्रॉब्लम्स अभी 1-2 क्लास करेंगे, प्रॉब्लम्स बाद में, तो उसके साथ ड्यूअल नेचर हो जाएगा। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में ना ड्यूअल नेचर थोड़ा सा छोटा है, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, मतलब कंबाइंड को सेपरेट करके पढ़ रहे हैं वो। तो टोटल 4 चैप्टर्स का 6 क्वेश्चंस के लिए तो इजी स्कोरिंग है, इसलिए हम लोग सेकेंड ट्रैक में यही चालू किया है, इजी स्कोरिंग के लिए। तो डेविसन गेर्मर एक्सपेरिमेंट क्या करेगा ना, मूविंग पार्टिकल को वेव नेचर है बोल के एक्सपेरिमेंटली बताया है। हमने सिर्फ थ्योरेटिकल लिखा था, द मूविंग पार्टिकल हैज वेव नेचर बोल के, वही मैटर वेव्स वगैरह के लिए ना उस टाइप ऐसा पढ़ा था। मगर अभी अपने को उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए, तो डेविसन गेर्मर एक्सपेरिमेंट इज फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, experimental verification of wave nature for a moving particle। moving particle के लिए वेव नेचर है बोल के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है अपने को डेविसन गेर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन गेर्मर एक्सपेरिमेंट क्या करेगा अपने को, मूविंग पार्टिकल का वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेगा। तो इसका ये एक्सपेरिमेंटली कैसा वेरीफाई करेंगे ना, एक स्टैंडर्ड वैल्यू, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को अपना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को इक्वेट करके चेक करना। एक स्टैंडर्ड वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ये करना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस चाहिए इसलिए इतना डेप्थ में बता रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, स्टैंडर्ड वैल्यू। वो स्टैंडर्ड वैल्यू अपने को आएगा ब्रैग्स लॉ से। ब्रैग्स लॉ तुम लोग को सॉलिड स्टेट अगर केमिस्ट्री में हुआ होगा तब ये ब्रैग्स लॉ आया होगा। अगर नहीं हुआ है, फिर भी नहीं हुआ तो भी मैं थोड़ा बहुत बेसिक तक बताता हूं, बाकी डेप्थ में तुम लोग तुम्हारा केमिस्ट्री सर पढ़ाएगा। तो ब्रैग्स लॉ, क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन, द ब्रैग्स लॉ इज रिलेटेड टू क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन। ब्रैग्स लॉ इज रिलेटेड टू क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन। तब क्रिस्टल का स्ट्रक्चर्स के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल के लिए ब्रैग्स लॉ यूज करेंगे हम लोग, वो भी एक्सरेज का। क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन बाय यूजिंग एक्स-रेज। ब्रैग्स लॉ में क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन होगा बाय यूजिंग एक्स-रेज, एक्स-रेज यूज करके क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन का। तो ये कैसा है ना, क्रिस्टल लेयर्स की जैसा रहेगा, लेयर एक के ऊपर एक लेयर के जैसा रहता है क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का। ये सब लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट मतलब लीस्ट वैल्यू, लैटिस पॉइंट लीस्ट वैल्यू होगा। सॉलिड स्टेट हुआ होगा तो ये लैटिस पॉइंट ये सब समझता है, किसी का नहीं हुआ होगा
एक वॉल को ले लो, वॉल पूरा क्रिस्टल के जैसा है समझो, उसका लीस्ट पार्ट एक ब्रिक से स्टार्ट होगा कि नहीं, अपने को एक ब्रिक से स्टार्ट करके इतना बड़ा वॉल बनाएंगे हम लोग, कितना भी बड़ा वॉल, स्टार्टिंग पॉइंट ब्रिक, वैसा क्रिस्टल बनाने के लिए लैटिस पॉइंट्स रहता है। वॉल के लिए ब्रिक जैसा है, वैसे ही क्रिस्टल के लिए लैटिस पॉइंट मतलब क्रिस्टल को उससे और नीचे नहीं जा सकता है, मतलब लैटिस पॉइंट को डिवाइड करना नहीं होगा। क्रिस्टल इज डिवाइडेड इनटू लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट इज लीस्ट वैल्यू, उतने से नीचे तक और डिवाइड करना नहीं रहेगा। मतलब वॉल देखो कितना भी बड़ा हो, एक ब्रिक से स्टार्ट होगा, उससे लीस्ट रहता ही नहीं, तो लीस्ट वैल्यू लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट्स, कभी भी लैटिस पॉइंट्स है ना, ओपेक सब्सटेंस की जैसा बिहेव करेगा। लैटिस पॉइंट्स बिहेव्स एज ओपेक सब्सटेंसेस। लैटिस पॉइंट्स बिहेव्स एज ओपेक सब्सटेंसेस, ओपेक सब्सटेंस के जैसा बिहेव करेगा। इसीलिए एक्स-रेस जब इंसिडेंट हुआ है, डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। ये सिर्फ केमिस्ट्री का है, इसलिए इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, तो नोट का जरूरत नहीं अपने को इतना तक। सिर्फ फार्मूला क्यों यूज किया है ये तुम लोग को समझना है, इसीलिए बता रहा हूं। क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन, एक्स-रेस यूज करके क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन। जब एक्स-रेस लैटिस पॉइंट्स के ऊपर इंसिडेंट हुआ है, एक्स-रेस आर इंसिडेंट ऑन लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स अपने को कैसे बिहेव करेगा, ओपेक सब्सटेंस की जैसा, उसकी वजह से डाइफ्रैक्शन होगा, मतलब पाथ विल गेट चेंज, पाथ चेंज हो जाएगा। ये दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस d, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस d, दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो लाइट रे मतलब एक्स-रे इंसिडेंट हुआ है समझो, एंगल जनरली नॉर्मल से लेता था हम लोग ना, इधर सरफेस से लेना है, थीटा। थीटा इज एंगल मेड बाय इंसिडेंट एक्स-रेस with the surface of crystal। तो d मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस, थीटा मतलब एंगल मेड बाय इंसिडेंट एक्स-रेस विद द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तब ब्रैग्स लॉ क्या होगा ना, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ये ब्रैग्स इक्वेशन जिसमें n का वैल्यू 1 2 3 सो ऑन, ऐसा 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये ब्रैग्स लॉ का इक्वेशन। तो अगर किसी को केमिस्ट्री में हुआ नहीं होगा, इतना बेसिक बस हो जाएगा। एक्चुअली केमिस्ट्री में थोड़ा डेप्थ में ही पढ़ेगा तुम लोग, मगर अपने को उतना जरूरत नहीं। d मतलब दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। थीटा मतलब एंगल मेड बाय इंसिडेंट एक्स-रेस, एंगल मेड बाय इंसिडेंट एक्स-रेस विद द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, विद द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। तो इक्वेशन क्या रहेगा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो मिनिमम के लिए पकड़ो, n वैल्यू 1 लेना, 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि वेव नेचर मतलब वेवलेंथ को निकालना है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करना है। किसे वेरीफाई करने का, एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करने का। अब देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, ब्रैग्स लॉ इज रिलेटेड टू, मैं स्लोली बता रहा हूं, देखो ब्रैग्स लॉ इज रिलेटेड टू crystal diffraction, crystal diffraction using X-rays, using X-rays। least
कितना तक डिवाइड कर सकता है हम लोग? लैटिस पॉइंट्स तक। और लैटिस पॉइंट्स बिहेव्स एज ओपेक सब्सटेंसेस। लैटिस पॉइंट्स बिहेव्स एज ओपेक। इसीलिए एक्स-रेस जब इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है, डाइफ्रैक्शन फिनोमेना आएगा, मतलब डीविएशन, डीविएट होगा। डी मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस, थीटा एंगल विद द सरफेस। जनरल में नॉर्मल से लेना है, मगर ब्रैग्स लॉ में सरफेस से लेना होगा। तो ये थीटा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थीटा कभी भी सरफेस से लेना, नॉर्मल से नहीं। तो 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, मिनिमम के लिए n इक्वल टू 1, लैम्डा निकालना है अपने को, ये स्टैंडर्ड का। और एक्सपेरिमेंट में क्या रहेगा वो देखेंगे। ये सिर्फ तुम लोग को जरूरत इनको है ना समझना है बोल के ये सब इंफॉर्मेशन बताना। ये तुमको बोर्ड एग्जाम में लिखने का जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बताया है। अब देखो एक्सपेरिमेंटल का। अब एक्सपेरिमेंटल के लिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना है ना, इलेक्ट्रॉन को चाहिए हमको। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, वो मूविंग पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। क्या है मूविंग पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल्स को क्या पकड़ने का अपने को? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग पार्टिकल्स। तो वेव नेचर के लिए पार्टिकल्स कंपल्सरी कैसा रहना चाहिए? मोशन पे होना चाहिए। मोशन पे रहने का, तो मोशन पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लिया है। क्या बोल के लिया है? इलेक्ट्रॉन्स लिया है। तो ये एक इंफॉर्मेशन ब्रैग्स लॉ का। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। ये थोड़ा फास्ट ही पढ़ाया हूं ब्रैग्स लॉ, क्योंकि केमिस्ट्री में तुम लोग को आ जाएगा बोल के। तो बाकी सब देखो हम लोग स्लोली जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, बहुत सारे एमिशन से, 4 टाइप से अपने को, उसमें से थर्मियोनिक एमिशन लेने का। इलेक्ट्रॉन्स के लिए थर्मियोनिक एमिशन। अगर फर्स्ट क्लास का नोट्स में याद है, थर्मियोनिक एमिशन के लिए लो टेंशन बैटरी, लो टेंशन बैटरी याद है ना? लो टेंशन बैटरी की वजह से थर्मियोनिक एमिशन। और हाई टेंशन बैटरी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रोल्ड बाय हाई टेंशन बैटरी, रिलीज्ड बाय लो टेंशन बैटरी। देखो ये मेटल, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना है, कनेक्टेड टू लो टेंशन बैटरी, लो टेंशन बैटरी। क्योंकि डायग्राम बोर्ड टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसे ही ड्रॉ करना। मैं तुमको समझने के लिए सिंपल ड्रॉ कर रहा हूं, मगर तुमको ड्रॉ करना होगा बोर्ड टेक्स्ट बुक में जो है उसका, बोर्ड टेक्स्ट बुक का ही ड्रॉ करना है। मैं सिंपल समझने के लिए ड्रॉ कर। तो बैटरी कनेक्टेड टू मेटल, लो टेंशन। तो थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए इधर हाई टेंशन बैटरी भी रहेगा। हाई टेंशन बैटरी कंट्रोल्स, हाई टेंशन बैटरी कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉन्स। लो टेंशन बैटरी की वजह से थर्मियोनिक एमिशन, हाई टेंशन बैटरी कंट्रोल्स। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स आया है बाहर, निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करना। निकल क्रिस्टल, ये निकल क्रिस्टल ये क्यों है ना, ये डी वैल्यू, डी डिस्टेंस, डी वैल्यू निकल क्रिस्टल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉम, 0.91 एंगस्ट्रॉम फॉर निकल। D equal to 0.91 एंगस्ट्रॉम।
निकल का अपने को पता है, इसलिए डी वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम लिया है हमने। तो देखो ये मेटल कनेक्टेड टू लो टेंशन बैटरी, उसकी वजह से थर्मियोनिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। तो उसको हाई टेंशन बैटरी क्या करेगा, कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉन्स। हाई टेंशन बैटरी कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो भी बाहर आया है इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल, इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल, क्योंकि उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो इधर डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं अपने को, तो ऐसा आएगा। ये ओरिजिनल डायरेक्शन, ये ओरिजिनल डायरेक्शन और ये फाइनल डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल फाई, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन एंड फाइनल डायरेक्शन। क्या है स्कैटरिंग एंगल मतलब, एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन एंड फाइनल डायरेक्शन, एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन एंड फाइनल डायरेक्शन, स्कैटरिंग एंगल फाई। फाई मतलब स्कैटरिंग एंगल, एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन एंड फाइनल डायरेक्शन। ये स्कैटरिंग एंगल, एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन एंड फाइनल डायरेक्शन। मगर अपने को क्या चाहिए बताओ, थीटा, थीटा चाहिए ना। तो फाई कैलकुलेट करके थीटा मतलब देखो ये सरफेस है, ये थीटा, ये भी थीटा, तब ये पूरा स्ट्राइट लाइन होने के वजह से 2 थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180, मतलब थीटा इक्वल टू 180 माइनस 5/2, 180 माइनस 5/2। तो ये यूज करके थीटा वैल्यू निकालना। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो मेटल कनेक्टेड टू लो टेंशन बैटरी, लो टेंशन बैटरी की वजह से थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हाई टेंशन बैटरी और इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल, इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल। मैं नोट्स बताता हूं तुम लोग को, सिर्फ ये तक लिखने का, समझने का। तो डायरेक्शन चेंज होगा, ओरिजिनल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के बीच में एंगल स्कैटरिंग एंगल फाई। तो अपने को सरफेस से चाहिए ना, वो आएगा थीटा इक्वल टू 180 माइनस 5/2, 180 माइनस 5/2। तो इसका नोट्स बताता हूं, तुम लोग लिख के लेने का इसका नोट्स। A metal is connected to low tension battery, low tension battery. Due to this thermionic emission takes place and electrons are emitted. The direction of electrons are controlled by high tension battery. The emitted electrons are incident on nickel crystal. The direction of incident electrons
gets changed and angle between original direction and final direction is scattering angle phi. The value of phi is measured experimentally and theta is calculated by using ये रिलेशन लिखना, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 5/2। तो अब देखो एक्सपेरिमेंट का नोट्स लिखा था ना आपने। ये हाई टेंशन बैटरी का वोल्टेज चेंज करना, लो टेंशन कुछ नहीं, हाई टेंशन बैटरी का वोल्टेज चेंज करना, इसको चेंज करना, हाई टेंशन बैटरी का वोल्टेज चेंज करना, और हर एक केस में इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, स्कैटरिंग एंगल कैलकुलेट करना, इंटेंसिटी स्कैटरिंग एंगल। देखो पॉइंट फिर से बता रहा हूं, हाई टेंशन बैटरी का वोल्टेज को चेंज करना, वोल्टेज ऑफ हाई टेंशन बैटरी इज चेंज, वोल्टेज ऑफ हाई टेंशन बैटरी इज चेंज, and every time intensity and scattering angle are measured, intensity and scattering angle are measured। तो हर बार हाई टेंशन बैटरी का पोटेंशियल चेंज करना, इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल को मेजर करना, और ये दोनों के बीच में ग्राफ, ये स्कैटरिंग एंगल एक्स एक्सिस का, इंटेंसिटी वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस के ऊपर स्कैटरिंग एंगल। ये ग्राफ ड्रॉ किया है समझो, ऐसा आएगा, एक कर्व्ड शेप आएगा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा phi इक्वल टू 50 डिग्रीज के पास और पोटेंशियल 54 वोल्ट्स के पास। तो ये वैल्यूज याद रखना होगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ आ रहा है अपने को, स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्रीज और पोटेंशियल 54 वोल्ट्स। तो इसके लिए हमने क्या चेंज किया है, इधर हाई टेंशन बैटरी को चेंज करना, हर एक केस में इंटेंसिटी स्कैटरिंग एंगल को मेजर करना, दोनों के बीच में ग्राफ ऐसा कर्व आएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा phi इक्वल टू 50 डिग्रीज और पोटेंशियल हाई टेंशन बैटरी का 54 वोल्ट्स के पास आएगा। देखो तो ये phi वैल्यू 50 आया है, V54। तो ब्रैग्स लॉ यूज करके 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो थीटा मतलब 180 माइनस 5/2 ना, 180 माइनस 50/2 65 डिग्रीज होगा। 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम इंटू साइन 65। साइन 65 का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किया है समझो, ये लैम्डा आएगा अपने को 1.65 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा आएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो ये आया है प्रेजेंट मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, बताया था ना स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड। तो अपने को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट ऑफ v।
तो ये नोट पॉइंट की जैसा याद रखना, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 by root v, 12.27 एंगस्ट्रॉम by root v। तो इधर v मतलब 54, तो ये वैल्यू कैलकुलेट किया है ना, ये आएगा अपने को 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो स्टैंडर्ड वैल्यू आया है 1.65। डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के बाद 1.66। देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम आया कि नहीं, ऑलमोस्ट सेम आया है। तो जो भी हम लोग बताना चाहता है वो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट हुआ है। देखो लॉजिक फिर से बता रहा हूं, देखो इसका ब्रैग्स लॉ यूज करके लैम्डा वैल्यू क्या है अपने को 1.65 एंगस्ट्रॉम। वही डी ब्रोगली मतलब यही कॉन्सेप्ट का है ना एक्सपेरिमेंट। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यू क्या है अपने को 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत एरर है मगर उतना एरर तो एक्सेप्ट कर सकता है हम लोग। दोनों भी सेम हो गया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को वेव नेचर है बोल के एक्सपेरिमेंटली हम लोग बता सकता है। क्योंकि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब वेव नेचर फॉर पार्टिकल्स। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बताएगा, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल का वेव नेचर। ब्रैग्स लॉ स्टैंडर्ड वैल्यू और ये एक्सपेरिमेंटल। जो स्टैंडर्ड वैल्यू अपने को आना है ऑलमोस्ट उतना ही एक्सपेरिमेंट से भी आ गया है। उसका मतलब क्या है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किया है वो करेक्ट है कि नहीं। सेंटेंस सही से सुनो, स्टैंडर्ड वैल्यू है ब्रैग्स लॉ से, उसका वैल्यू अपने को आया है 1.65 एंगस्ट्रॉम। 1.65 एंगस्ट्रॉम ब्रैग्स लॉ से आया है, वो स्टैंडर्ड। डी ब्रोगली वेवलेंथ उसके लिए हम लोग करना चाहता है ना, वो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया है पूरा 1.66। स्टैंडर्ड वैल्यू जो आना है एक्सपेरिमेंटली ऑलमोस्ट उतना ही आया है, तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। और एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल इन मोशन। तो इससे हम लोग क्या बता सकता है, एज wavelengths in both cases are almost equal. One can say that moving particles have wave nature. Moving particles have wave nature. ये हम लोग बता सकता है एक्सपेरिमेंटली। वेवलेंथ्स इन बोथ केसेस सेम होने की वजह से one can say that moving particles have wave nature. Moving particles have wave nature. तो ये हो गया अपने को एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का। इसमें अपने को ये जो पॉइंट है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होगा। तो नोट पॉइंट in terms of accelerating potential. In terms of accelerating potential terms में for an electron de Broglie wavelength lambda equal to root of 150 by V angstrom
और 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, ये लैम्डा रूट ऑफ 150 बाई वी और 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आया अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में क्या है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू रूट ऑफ 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम और 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। इससे अपने को ड्यूअल नेचर में जो भी कॉन्सेप्चुअल है सब हो गया है। अब नेक्स्ट 2 क्लास में तो जो भी अपने को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके ये चैप्टर से दूसरा चैप्टर को मूव हो जाएंगे हम लोग।